हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लाया हूँ पार्लियामेंट यानी संसद का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 को लगभग लगभग हम पार्ट 1 जहाँ पे वीडियो हमने एंड किया था वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा पार्ट 1 का तो थोड़ा सा रिव्यू है या पिछला तो रिवीजन है, हल्का सा देख लेते हैं। पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था कि क्या होता है आपका। तीन आपके एलिमेंट्स होते हैं, लोकसभा हो गया आपका, राज्यसभा आपका हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, हमारे प्रेसिडेंट साहब आपके हो गए। इनसे मिलके आप हमारा क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है। बाकी इसके आर्टिकल और पार्ट पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग लोकसभा कर रहे थे और लोकसभा में हम लोग स्ट्रेंथ की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यानी कि खुद लोकसभा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जो एग्जैक्ट फिगर लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि आपकी जो 530 सीट्स हैं लोकसभा की, वो आपका स्टेट रिप्रेजेंट करता है। यानी स्टेट से जो है 530 मेंबर्स लोकसभा पहुंचते हैं। उसके बाद आपका 20 जो है वो यूटी रिप्रेजेंट आपका करता है, ठीक है। और एक्चुअल में अभी जितनी फील्ड सीटें हैं, यानी कि टोटल जितनी जितनी आपके लोकसभा के मेंबर हैं, वो आपके 543 जो है इस समय फील्ड सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि 543 क्या है, फील्ड सीटें इस समय है। ये कुछ एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं, जिससे जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल न्यू है, अभी पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपको ये समझना है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, ये जो आपके 543 मेंबर्स हैं जो कि फील्ड इस समय है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड हुए हैं बाय दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जबकि राज्यसभा में बच्चों क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का भी एक तरीके से क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी कि उसको जो हमारे क्या है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, ना तो राज्यसभा के मेंबर को ना तो प्रेसिडेंट को, बट इनडायरेक्टली करते हैं। उसका भी हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से है। बट आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट के जो तीन अभी मैंने आप लोग को एलिमेंट बताए, उसमें लोकसभा के मेंबर्स का ही जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इलेक्शंस करते हैं जब आप वोट डालने जाते हो, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन उनके लिए थी जो बिल्कुल नया नया पॉलिटी इस समय पढ़ रहे हैं। अब हम बात करें कि इस 543 में क्या कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन है फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपके इस 543 में जो भी फील्ड है, ठीक है, अभी जो फील्ड है उसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कौन सा, 330, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 330 कहता है कि आपको क्या करना है, रिजर्वेशन का प्रोविजन कर रखा है लोकसभा में, ठीक है। किनके लिए, आपके एससी के लिए, और किसके लिए, आपके एसटी के लिए, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि कितनी सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं लोकसभा में सिर्फ, और कितनी सीटें आपके एसटी के लिए रिजर्व हैं लोकसभा में। अब बच्चों यहाँ पे आप ये बात समझ लो, जो फिर से नए स्टूडेंट हैं, कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं पहले सीट लिखा देता हूँ आपको। तो आपकी 84 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है लोकसभा के अंदर। और 47 सीट जो है आपकी, वो किसके लिए, एसटी के लिए रिजर्व है लोकसभा के अंदर। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे भारत में जहां जहां ये सीटें रिजर्व हैं, ठीक है, वहां पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा उस पर्टिकुलर सीट में इलेक्शन के लिए, जब इलेक्शन लोकसभा के हो रहे होंगे, तो वो एससी कैटेगरी को ही बिलोंग करना चाहिए। अब वो कैंडिडेट या तो बीजेपी से टिकट ले या कांग्रेस से या जो भी आपकी नेशनल पार्टी है, वो उस कैंडिडेट को टिकट दे, या वो इंडिपेंडेंट भी वहां से खड़ा हो सकता है। लेकिन जरूरी ये है कि जब वो जो जिस सीट में लिखा हुआ है कि भाई ये सीट एससी के लिए रिजर्व है, वहां से सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही फाइट करेगा। हाँ, लेकिन वोट उसको हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोग देंगे, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ से भी आपके काफी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, सीटों को लेके पूछ लिए जाते हैं। तो ये मैंने आप लोग को डायरेक्ट इसमें लोकसभा में बता दी, तो आप कभी इस चीज को भूलेंगे, ठीक है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम में आता है, कि ये जो आपका हमने जो लोकसभा की सीट जो है, ये जो फिक्स कर रखी है 550, वो किस सेंसस के बेसिस पे कर रखी है। तो आपने टिक करना है आपका क्या, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है ये सीटें जो हमने फिक्स कर रखी हैं 2026 तक फिक्स कर रखी हैं, ठीक है। कौन सी,
ये जो आपकी अभी बताई थी मैंने 530 जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट को, और 20 किसको कर रही है, आपकी यूटी को। ये आपकी जो टोटल सीटें हैं वो 2026 तक फिक्स रहेंगी, क्योंकि जो भी हमारे उस समय के थे मेकर्स, उन्होंने इसको सेंसस के बेसिस पर रखा था कि भाई जब पॉपुलेशन बढ़ी तभी आप क्या करना, लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। खैर अब जब इस बार का, जब 2021 का क्या आएगा, सेंसस का रिजल्ट वो आएगा, डेटा आएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ेंगी, लगभग 800-900 के करीब जाएंगी। और इसीलिए आप देखिए जो नया पार्लियामेंट है हमारा वो बनाया गया है। ठीक। तो यहाँ से देखो आपको तीन चार फैक्ट्स मिल गए जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं कि लोकसभा की सीट जो है वो कब तक सीज, यानी कि मैक्सिमम लिमिट कब तक फिक्स की गई है, तो 2026 टिक करना कि सेंसस के बेसिस पे है, तो 1971 के सेंसस के बेसिस पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें कि लोकसभा का के जो इलेक्शन है, मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, ठीक है, अभी मैंने बता ही दिया था वैसे उसको, लेकिन मैं दोबारा एक फॉर्मल वे में बता देता हूँ कि लोकसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो हमारा क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि किस आर्टिकल में आता है, 324 आर्टिकल में आता है। वो क्या, वैसे तो नॉर्मली हर लोकसभा का इलेक्शन जो है वो 5 साल के बाद ही होता है, यानी कि लोकसभा का जो टेन्योर, या कह सकते हो कि लोकसभा का जो कार्यकाल लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 5 साल लिखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उससे पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, कई बार 6 महीने पहले, कई बार 8 महीने पहले। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा का क्या करवाता है, इलेक्शन कराता है, जिसको आप लोग आम भाषा में बोलते हैं भाई जनरल इलेक्शन है या लोकसभा के इलेक्शन है। ठीक है। तो उसमें जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक, जरूरी है कि उसकी जो इलेक्शन होगा वो कौन करेगा, जो भी हमारे यहाँ वोटर है, ठीक है, जिसकी एज 18 या 18 से ऊपर है, वो उसको डायरेक्ट क्या करता है, चुनता है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया। ठीक। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो है आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सबसे आसान क्वालिफिकेशन है। दूसरा आपका है कि मिनिमम जो एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम के बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो है वो नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, वो अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। जो तीन चार बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इंडियन सिटीजन हो गया, 25 साल की एज हो गई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किसी भी जो स्टेट की वोटर लिस्ट है, ठीक है, वोटर लिस्ट, उसमें नाम होना जरूरी है। अब यहाँ से एक और चीज क्वेश्चन जो कई बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे आपका जो एक्स है, मान लीजिए इंडियन सिटीजन है, एज है कि इसकी एज मान के चलेंगे 25 साल या उससे ऊपर की आपकी एज है, क्या ये लोकसभा की 2 सीटों या 2 से ज्यादा, 3 4 5 से इलेक्शन लड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है मैक्सिमम 2 सीटों से ही उसको इलेक्शन लड़ना अलाउड है। ठीक है। और वो 2 सीटें किसी भी राज्य से हो सकती है। मान लीजिए ये एक्स जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला है, ठीक है, यहाँ का इसका डोमिसाइल है, ठीक है, सब कुछ यहीं पर घर वर है। तो अगर इसको इलेक्शन कहाँ से फाइट करना है, यूपी से फाइट करना है या तमिलनाडु से या एमपी से फाइट करना है, ये कर सकता है। 2 सीटों से इलेक्शन लड़ना लोकसभा के लिए में जो है वो अलाउड है। ये कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो लोग छोड़ देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेन्योर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब आता है कि जब आप लोकसभा का इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या लेते हैं आप, ओथ लेते हैं। ठीक है, ओथ लेते हैं, तो पूछ लेता है किस आर्टिकल में ओथ आती है, तो आपको टिक करना है आर्टिकल 99 में जो है वो आपकी क्या आती है बच्चों, ओथ आती है। ठीक है। और ओथ जो है वो आपका क्या होता है, जो एग्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज लिखी है और जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग जो ओथ है उसका जो प्रोसेस है वो कौन करवाता है, या तो प्रेसिडेंट साहब करवाएंगे, जो बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूं मैं, जो आपसे एमसीक्यू पूछते हैं, या प्रेसिडेंट जिस पर्सन को क्या करेंगे, आपका अपॉइंट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट जिस पर्सन को अपॉइंट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, ध्यान रखना, कौन सा शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3
क्या करवाएगा, जो मेंबर्स होंगे जो लोकसभा का इलेक्शन जीत कर आए हैं उनको ओथ दिलवाएगा। तो यहाँ से आपको 3 फैक्ट्स याद रखते हैं ओथ के बारे में कि ओथ किस आर्टिकल में है, 99 में है। ओथ जो नए लोकसभा के मेंबर है उन्हें कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट या उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए पर्सन दिलवाते हैं। और ओथ की जो पूरी लैंग्वेज है वो किस शेड्यूल में लिखी हुई है, तो शेड्यूल 3 में जो है वो आपकी लिखी हुई है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक लोकसभा का आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इन डेप्थ में अगर हम बात करें कि ऐसा कौन कौन से सिचुएशंस हैं, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, ठीक, सिचुएशंस हैं जब किसी भी मेंबर की जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो जा सकती है। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ लोकसभा हैज बीन व्हाट, स्नैच्ड और डिसॉल्व। कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन होगी। ठीक है, तो देखो पहली सिचुएशन क्या है कि जब मान लो हम एक एक्स को ले लेते हैं कि ये जो एक्स हैं ये लोकसभा के क्या है, आपके मेंबर है। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब ये एक्स जो कि लोकसभा के मेंबर है इनकी मेंबरशिप जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो पहला जो केस है वो है आपका क्या, वो है आपका जब वो एंटी डिफेक्शन लॉ के यानी कि दल बदल कानून के दोषी पाए जाते हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के दोषी पाए जाते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो चली जा सकती है। उसके बाद मान लीजिए आपका जो एक्स है उनको क्या मिला, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के टिकट मिला लोकसभा के इलेक्शन में और वो उस टिकट पर जीत के लोकसभा के मेंबर बन गए। अब लोकसभा के अंदर क्या होता है, वोटिंग्स होती हैं, जैसे कि किसी भी बिल पर वोटिंग होती है और पार्टी के जो चीफ हैं एक्स को वोट के अगेंस्ट में या फेवर में करने के लिए अगर बोलें और अगर एक्स ऐसा नहीं करता है, यानी कि आपका जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है अंडर दी स्पेशली इन द केस ऑफ द वोटिंग, तब भी इनकी जो क्या हो सकती है, जो मेंबरशिप है वो जा सकती है इसकी एक्स की। थर्ड आपका जो केस है वो बड़ा अच्छा केस है कि अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर है, मान लो आप एक्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट मेंबर है या निर्दलीय मेंबर है, यानी कि एक्स जो है बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के जो है वो इलेक्शन जीत के आ गए, जैसा बहुत रेयर होता है, पर कई लोग की इतनी पॉपुलैरिटी होती है कि वो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के लिए हुए भी जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन फाइट करते हैं जो जीत के आ जाते हैं। और जब आप निर्दलीय विधायक निर्दलीय सॉरी लोकसभा के मेंबर जीत के आ जाते हैं और जब आप इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब भी आपकी जो लोकसभा की मेंबरशिप है, ठीक है, वो चली जाती है। यानी कि ज्वाइनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शन एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इज नॉट अलाउड। हाँ, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हुए उस पॉलिटिकल पार्टी के मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक एक्स है, वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जीत के आता है और वो बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है कि हाँ भाई जो भी मंत्री बनेगा या जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, वो तो अलाउड है। पर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैं हिंदी बोलूँ कि जब कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब भी उसकी जो मेंबरशिप है वो आपकी चली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, फिर अब तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया लोकसभा में क्योंकि लोकसभा में 2 ही नॉमिनेटेड मेंबर आते थे एंग्लो इंडियन। तो अब तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया बच्चों, खत्म ही हो चुका है क्योंकि हमने ये खत्म कर दिया है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, प्रेसिडेंट ने क्या किया, नॉमिनेट किया, एंग्लो इंडियन को ही करते हैं लेकिन अब कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन कोई नॉमिनेटेड मेंबर मेंबरशिप एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर व्हाट 6 मंथ्स, आफ्टर, ध्यान रखना आफ्टर 6 मंथ, तो भी उसकी मेंबरशिप जो है वो चली जाती है। ठीक, उसके बाद फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि जब किसी एक्स को, ये जो एक्स आपके हैं लोकसभा के मेंबर, इनको 3 या उससे अधिक की सजा मिलती है, ठीक है, तब भी उनकी मेंबरशिप चली जाती है। और जब सिक्स कंडीशन क्या है कि एक्स जो है वो लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे, चाहे इंडिपेंडेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दिया था, और वो अपना जो खर्च है, जो चुनावी खर्च है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, उसका ब्यौरा अभी तक नहीं दे पाए हैं, तब भी उनकी मेंबरशिप क्या होगी, चली जाए। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, उनकी जो मेंबरशिप है वो बड़े आराम से चल जाती है। तो ये कुछ बच्चों इन डेप्थ पॉइंट्स मैंने लोकसभा के आपको करा दिए हैं। अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो अभी तक अगर आप इस लेक्चर के साथ बने हुए हो, लेक्चर को देख रहे हो, तो इस लेक्चर को क्या करें भाई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए लाता हूं।